अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हुए हैं। आज की जो वीडियो है वो मैं बताऊंगा कि आपको कि आप किस तरह जो है स्टूडेंट वीज़ा सब क्लास 500 जो है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सही है, तो उसमें सबसे पहले जो डिफरेंट स्टेप्स हैं मैं उनके बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो क्या क्या प्रोसीजर है, ठीक है, पूरे स्टेप्स जो है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। सही है, और अगर कोई चीज़ जो वेबसाइट से रिलेटेड है या कोई लिंक है जो रिसोर्सफुल है, जो आपके लिए हेल्पफुल है, वो मैं यहाँ पे कहीं पे ऐड कर दूँ या लेफ्ट या राइट पे कहीं पे ऐड में उसका बार कोड ऐड कर दूँगा, आप स्कैन करके उसके ऊपर जा सकते हैं। सही है, तो ये इजीनेस के लिए है। ठीक है, और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और क्योंकि क्या होता है कि स्टार्ट का इंट्रोडक्शन जो होता है, कुछ लोग ऐसे करते हैं, स्टार्ट का इंट्रोडक्शन देख के वो छोड़ के चले जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि जितना भी बेहतरीन कंटेंट हो, जितना भी आपकी हेल्प कर सके जो चीज़ें, मैं वो वाला कंटेंट डालूँ। ठीक है, तो स्टार्ट में उसके बारे में बताना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि कुछ लोग स्टार्ट देख के फिर वो एंड तक नहीं देखते वीडियो को। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा जितना भी मैक्सिमम जो हो सकता है ना, जितना भी आपको हेल्प करेगा कंटेंट, जो भी मैंने आज की वीडियो के लिए जो टॉपिक पकड़ा है, ठीक है, वो आपको ज़रूर बताऊँ। और जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो सर्टिफिकेट या फिर जो COE जो इशू होती है स्टूडेंट्स को, वो भी मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगा, वो किस तरह की होती है। ठीक है, किस एजुकेशनल प्रोवाइडर, कौन कौन से एजुकेशनल प्रोवाइडर हैं, उनके लेवल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक में सबसे पहले जो है ना, जो स्टूडेंट वीज़ा की रिक्वायरमेंट सब प्लस 500 के लिए है 2024 और 2025 के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। वो है सबसे पहले तो आपने अपना जो है कोर्स सेलेक्ट करना है। ठीक है, और कोर्स सेलेक्ट करने के लिए एक CRICOS होता है। वो क्या होता है मैं आपके बताता हूँ। वो होता है कॉमनवेल्थ रजिस्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड कोर्सेज फॉर ओवरसीज स्टूडेंट्स। ठीक है, ये होता है। और ये क्या होता है बेसिकली, ये ऑस्ट्रेलिया का पुराना नाम जो था वो कॉमनवेल्थ था। ठीक है, तो उसके बाद अभी इन्होंने वही वाला नाम अभी तक रखा हुआ है। ठीक है, उसके अंदर जो होता है सारे जितने भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर पूरी हर स्टेट के इंस्टीट्यूशन है ना, वो रजिस्टर होते हैं। ठीक है, वो रजिस्टर होते हैं, तो उसी की बेसिस पे आप वो जो है ना, वो एजुकेशनल प्रोवाइडर जो है ना इसके अंडर रजिस्टर्ड होता है। और वो फिर क्या होता है कि डिफरेंट कोर्सेज डिफरेंट ओवरसीज स्टूडेंट्स को ऑफर करता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे पहले आपको इनरोल करना है। इनरोल करने के बाद जब आपको COE जो है ना सबसे पहले वो जो है रिसीव होगी। COE क्या है? वो है कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट। ठीक है, सबसे पहले वो आपको मिलेगी, जिसके बाद आपने फिर आगे नेक्स्ट प्रोसीड करना है। ठीक है, COE बहुत मेन है, वो मिलेगी। वो मैं COE का जो सैंपल है वो यहाँ डाल दूंगा, जो एक स्टूडेंट को इशू हुआ था वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। सही है, तो सेकंड जो है वो गैदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होंगे तो आपको वीज़ा इशू नहीं होगा। ठीक है, जब आप COE मिल जाती तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपके लिए वीज़ा के लिए पेपर रेडी करने हैं। ठीक है, और यही जो है वो सबसे ईजीएस्ट वे है ऑस्ट्रेलिया आने के लिए। ठीक है, अगर आपकी ये डॉक्यूमेंटेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा वैलिड और परफेक्ट होंगे तो आप इजीली जो है ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। ठीक है, स्टडी वीज़ा के लिए। ठीक है, फिर से आपको पता है स्टडी वीज़ा के बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट जो है ना वो मिल जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर डॉक्यूमेंट है वैलिड पासपोर्ट। ठीक है, वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, वैसे आपको इजीली जो है ना वो लिस्ट जो है वो बनाने में। फिर क्या होता है COE फ्रॉम द योर एजुकेशनल प्रोवाइडर। ठीक है, ये भी आपको पता है, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया COE क्या है। ठीक है, कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट है। ठीक है, प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड्स। ठीक है, आपको पास इतना प्रूफ हो कि आप जो है ना सफिशिएंट फंड्स हों, वो भी अकॉर्डिंग टू द 2024-2025 का जो एडमिशन प्रोसेस है ना, उसके हिसाब से आपके अकाउंट के अंदर $29,710 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है ना आपके अकाउंट में होने चाहिए। उसके बाद जो है ना वो स्टेटमेंट उसकी एक प्रॉपर होनी चाहिए, किसी भी करेंसी में कन्वर्टेबल हो तो वो जो है ना वो इसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए करेंसी। ठीक है, जब यह आपको हो जाए और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका जो है वो है आइट्स या टोफल, उसका कोई आपका जो स्कोर है वो अचीव होना चाहिए। अब तो मैं अब स्कोर के बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी जो है रूल स्टिक टू गया। पहले 4.5 भी चल जाता था। ठीक है, आइट्स भी कम से कम मार्क्स पे चला जा 6 या 4.5 या 6 पे भी आपको ले लिया जाता था। कुछ यूनिवर्सिटी लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी नहीं लेती हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका जो एजुकेशनल प्रोवाइडर है वो कौन सा है और वो किस तरह कौन सा क्या क्राइटेरिया उसका। ठीक है, टोफल और उसके लिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वो है ओवरसीज़ स्टूडेंट हेल्थ कवर और इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहा है कि आपको ओवरसीज़ हेल्थ कवर जो है ना वो भी बाय करना पड़ता है और वो उसकी अटैच करना पड़ता है। ठीक है, जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर रहे होते हैं। फिर है GT स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग ऑफ योर स्टडी इंटेंशन। ठीक है,
अब ये क्या है, बेसिकली ये पर्पस ऑफ स्टेटमेंट होता है और इधर इन्होंने ना लिखा है जेन्युइन टेम्परेरी इंटरेंट, ठीक है। इसमें आपने बताना है कि आप किस हिसाब से स्टडी करना चाह रहे हैं, आप क्यों करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपकी रीज़न होती हैं, आपकी जस्टिफाइड जो है आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो आपने इसके अंदर बताने होते हैं कि आप इसको क्यों स्टडी करना चाहते हैं, क्या इंटेंशन। तो फिर इसकी बेसिस के ऊपर पता चलता है, एक जो वीज़ा ऑफिसर होता है कि उसको पता चलता है कि हाँ ये बंदा जो है ना बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, तो इसको जो है हमें वीज़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है एनी रिक्वायर्ड हेल्थ एंड कैरेक्टर डॉक्यूमेंट्स, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो गया, या फिर यही होता है मेरे ख्याल। बाकी तो वो जो दूसरा है वो मेडिकल, जब आपको मेडिकल इशू होता है और फिंगरप्रिंट होता है वो हो जाता है, ठीक है। मेडिकल एग्जाम होता है और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, वो तो जाहिर सी बात है जब सबमिट होती है एप्लीकेशन, उसके बाद सबमिट योर एप्लीकेशन ऑनलाइन, ठीक है। ये थर्ड स्टेप है। इसके अंदर फिर दो चीज़ें हैं, ठीक है। वो क्या है, अप्लाई फॉर द इमी अकाउंट। इमी अकाउंट का मैं जो है वो स्क्रीनशॉट यहाँ लगा दूंगा और उसका बारकोड भी लगा दूंगा ताकि आप इजीली जो है एक्सेस कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पे द वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस, ठीक है। अब यही वीज़ा एप्लीकेशन, अब आपको मैं क्या ही बोलूँ, ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो वीज़ा पॉलिसी तो स्ट्रिक्ट की ही है, साथ में जो रिफंडेबल फ़ीस होती हैं, जो नॉन रिफंडेबल फ़ीस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। 500 होती थी पहले स्टूडेंट वीज़ा की फ़ीस, अब $1600 है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ठीक है। 1600 ऑस्ट्रेलिया एज ऑफ 2024, बाद में चेंज भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी के लिए जो फ़ीस है 2024-2025 की जो है वो 1600 AUD है एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। फोर्थ और जो है ना वो स्टेप्स है, अटेंड बायोमेट्रिक्स एंड मेडिकल एग्जाम्स इफ़ रिक्वायर्ड, ठीक है। सम एप्लीकेंट्स में नीड टू प्रोवाइड द बायोमेट्रिक्स अंडरगो हेल्थ चेक्स, ठीक है। ये कंट्री टू कंट्री लाई करते हैं, ठीक है। कुछ कंट्री जैसे कि यूरोप वगैरह और न्यूजीलैंड है ना, इनके साथ तो इनका जो है प्रॉपर एग्रीमेंट है, तो मे भी ये ना रिक्वायर्ड हो उनके लिए, कुछ के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। जैसे हाई रिस्क कंट्रीज एशियंस हैं उनके लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। फिर ये सारे सबमिट करने के बाद आपने क्या करना है, बायोमेट्रिक भी हो गया, हेल्थ चेक भी हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, वेट फॉर द, ये फिफ्थ स्टेप है, वेट फॉर द वीज़ा अप्रूवल। प्रोसेसिंग टाइम में वेरी बट टिपिकली इट टेक्स अबाउट 86 डेज, ठीक है। ये अब डिपेंड करता है, मैं आपको कभी भी ये नहीं बता सकता। अभी मेरे पास अभी के ना लास्ट वीडियो के अंदर एक कमेंट भी आया था एक दोस्त का, वो वो पूछ रहा था कि मैंने अप्लाई किया नवंबर के अंदर, ये लास्ट मंथ के अंदर ही, ठीक है, नहीं इसी मंथ के अंदर अप्लाई किया 30 नवंबर को, ठीक है। तो मेरा वीज़ा कब आएगा, तो वीज़ा की कोई जो है ना वो एग्जैक्ट डेट किसी को भी पता नहीं होती कि कब होगी, ठीक है। लेकिन ये होता है कि वो ना प्रोसेसिंग टाइम का जो बारकोड है ना वो मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा, प्रोसेसिंग टाइम, वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम का, ठीक है। उसमें आपने वीज़ा सेलेक्ट करना है, फिर आपने उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ठीक है, और फिर आपने डेट सेलेक्ट करनी है कि कब आपने अप्लाई किया था, ठीक है। तो अभी फिर जब आप सर्च करेंगे ना तो वो आपको बता देगा एस्टिमेटेड टाइम, ठीक है। वो एस्टिमेटेड जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है ना वो चेंज होता रहता है ओवर द टाइम, मतलब आप 1 मंथ के बाद चेक करेंगे तो कोई डिफरेंट टाइम जोन बता देगा कि एक्सपेक्टेड यहाँ तक आपका वीज़ा आ जाएगा। फिर किसी और मंथ आप चेक करते हैं, ठीक है, तो फिर वो बता देता है, क्योंकि मैंने भी उसके ऊपर से चेक करता रहता तो मुझे वो काफ़ी इजी था, मतलब पता चल जाता था, चलो ठीक है। मैक्सिमम जो है ना 75% एप्लीकेशन इतने में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ नीचे थोड़ा सा, मेरे पास मैंने थोड़ा सा इसके बारे में चेक किया था, तो इसका जो चेक करने का भी तरीका है ना उसका बारकोड भी मैं इधर लगा दूंगा ताकि आप इजीली चेक कर सकें, ठीक है। तो बाकी लास्ट स्टेप वही होता है, जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आपने फिर फ्लाइट टिकट वगैरह और बाकी चीज़ें बुक करनी होती हैं, सही है। तो जो एस्टिमेटेड दो तरह के वीज़ा होते हैं, जो दो तरह के वीज़ा होते हैं जो आपने होते हैं, उसका जो टिपिकल प्रोसेसिंग टाइम है ना, हायर एजुकेशन सेक्टर एज ऑफ 2024 की बात कर रहा हूँ, सब क्लास 500 वीज़ा की, ठीक है, जो स्टूडेंट वीज़ा है, 75% ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस्ड इन 21 डेज, ठीक है, बहुत कम है ये। मैं फिर कहूँगा कि ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। फिर 90% ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस्ड इन 35 डेज, ठीक है, ये भी कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग VET सेक्टर, ठीक है, इसकी जो है जो कुछ 75% ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस्ड इन 37 डेज, 90% ऑफ एप्लीकेशंस प्रोसेस्ड इन 63 डेज, ठीक है। जो हायर एजुकेशन सेक्टर है ना उसकी फिर भी जल्दी हो जाती है, जो वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है उसका फिर भी टाइम लगता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो इससे रिलेटेड भी वीज़ा प्रोसेसिंग, हाँ ये भी वीज़ा प्रोसेसिंग है वो मैं अटैच कर दूंगा, ठीक है। अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपका जितना भी स्टूडेंट रिलेटेड होते हैं क्वेश्चंस उनका मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में भी हूँ और मैं आपको जितना भी बेहतरीन और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छी वीडियो बनाया करूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।